नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास से आदिकाल के विषय पर प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बगैर किसी भूमिका के शुरुआत करते हैं। आपके समक्ष पहला प्रश्न। आदिकाल के नाम हैं। पहला विकल्प है प्रारंभिक काल या चारण काल, दूसरा विकल्प है संधि काल, तीसरा विकल्प है अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल। तो ये सभी नाम हैं आदिकाल के। प्रारंभिक काल या चारण काल, संधि काल, अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल, उपयुक्त सभी नाम आदिकाल के ही हैं। दूसरा प्रश्न, आदिकाल का समय क्या है? सही उत्तर आपका है संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ये समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वारा माना गया है। तीसरा प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। आपका सही उत्तर है सन 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। चौथा प्रश्न, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया था। तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आपका सही उत्तर है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया है? आपका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। प्रश्न संख्या 8, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। प्रश्न संख्या 9, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? प्रवृत्ति का अर्थ होता है विशेषता। कौन सी ऐसी विशेषता है जो रासो ग्रंथों में नहीं पाई जाती है? आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ये विशेषता पाई जाती है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, यह भी विशेषता पाई जाती है। वीर एवं श्रृंगार रस का प्रयोग, यह भी विशेषता रासो ग्रंथों में पाई जाती है। जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं, विकल्प नंबर सी, ये विशेषता रासो साहित्य से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 10, आदिकालीन प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो आदिकाल का जो सर्वप्राचीन महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 11, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आदिकालीन साहित्य को 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिनमें आपके सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, रासो साहित्य है, जैन साहित्य है, लौकिक साहित्य है, आदि नाम आते हैं। प्रश्न संख्या 12, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य तथा लौकिक साहित्य, ये सभी आदिकालीन साहित्य के विभाजन में आते हैं। यानी इतने प्रकार का साहित्य आदिकाल में लिखा गया। प्रश्न संख्या 13, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते हैं? तो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत जो धर्मों के सिद्धांत आते हैं वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत आते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत आते हैं। बौद्ध धर्म जो है आदिकाल के समय प्रचलित तो था ही, साथ ही उस समय के साहित्यकारों ने अपने समय की बहुत सारी चीज़ों को अंगीकृत किया और अपने साहित्य में उसका
समावेशन कर दिया था। प्रश्न संख्या 14 जो आपके समक्ष है वो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस तत्व का प्रचार किया जाता था। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस तत्व का प्रचार किया जाता था या किस धर्म के तत्व का प्रचार किया जाता था। तो इसमें वज्रयान तत्व का प्रचार किया जाता था। प्रश्न संख्या 15 सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि कौन थे। सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्बिपा, कणहपा, कुक्करिपा आदि सभी कवि जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 16 लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया। तो आपका सही उत्तर है बी सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 17 सिद्ध साहित्य का क्षेत्र कौन सा है। तो सिद्धों के साहित्य का जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र आता है। प्रश्न संख्या 18 जैन साहित्य किस क्षेत्र में लिखा गया। तो ये पश्चिमी क्षेत्र में लिखा गया। प्रश्न संख्या 19 रास ग्रंथ किस साहित्य का लोकप्रिय रूप है। तो रास ग्रंथ ये जैन साहित्य का बहुत ही लोकप्रिय रूप माना जाता है। प्रश्न संख्या 20 जैन साधुओं ने रास शब्द संस्कृत के किस शब्द से लिया है। तो इन्होंने रस शब्द से लिया है रास। प्रश्न संख्या 21 श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं। श्रावकाचार ये आदिकालीन रचना है। इसके रचनाकार देवसेन माने जाते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं। तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। स्थूलिभद्र रास के रचनाकार कौन है। स्थूलिभद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूर्य को माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 रेवंतगिरि रास की रचना किसने की है। तो रेवंतगिरि रास की रचना विजयसेन सूर्य जी ने की है। सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी साधना पद्धति आरंभ हुई थी। तो सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों का जो हठ योग चला था वो साधना जो है इसमें प्रारंभ होती है। नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है। व्यवस्थापक का अर्थ है कि नाथ साहित्य को व्यवस्थित तरीके से किसने आगे बढ़ाया और चलाया। तो नाथ साहित्य को व्यवस्थापक के तौर पर या और अधिक व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो जो है गुरु गोरखनाथ को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27 गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। गुरु महिमा का वर्णन किया है। इंद्रिय निग्रह इसका भी वर्णन किया है। प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि उपरोक्त सभी चीज़ों का गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में बखूबी वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 28 आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किससे था, किस रस से था। तो आदिकालीन साहित्य में जितने भी रासो ग्रंथ लिखे गए हैं उनका संबंध वीर रस से है। क्योंकि आदिकाल के जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में डिंगल पिंगल शैली के माध्यम से आश्रयदाताओं की वीरता का वर्णन किया है, उनकी स्तुति करने का काम किया है। इसलिए वीर रस का प्रयोग मूलतः किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति यानी लक्षण क्या है उन रासो ग्रंथों के। हास्य रस की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तपूर्ण प्रशंसा ये प्रवृत्ति पाई जाती है। डिंगल पिंगल भाषा यह प्रवृत्ति भी पाई जाती है रासो ग्रंथों में। इसलिए विकल्प बी और सी दोनों सही है। प्रश्न संख्या 30 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रासो काव्य के अंतर्गत आती है, नहीं आती है।
हमीर रासो रासो काव्य में आता है। परमाल रासो जो कि जगनिक की रचना है, इसको आलखंड के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आती है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, ये भी आदिकालीन रासो ग्रंथ में आती है। लेकिन रामचंद्रिका विकल्प सी, ये रासो काव्य के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि रामचंद्रिका जो रचना है वो आचार्य केशव दास की है, जो कि रीत काल में आते हैं। प्रश्न संख्या 31, रासो परंपरा में आल्हा खंड किस रचना का भाग है? तो ये आल्हा खंड परमाल रासो जो जगनिक की रचना है उसका भाग है, इसलिए विकल्प ए उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 32, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया है? तो नाथ संप्रदाय में आदिनाथ स्वयं शिव को माना गया है, इसलिए विकल्प सी आपका उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 33, अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत अब्दुल रहमान की रचना कौन सी आती है? तो उस रचना का नाम है संदेश रासक, जो कि विरह और वियोग प्रधान काव्य है। प्रश्न संख्या 34, आदिकाल में मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं। इनको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया है। अभिनय जयदेव के नाम से भी इनको जाना जाता है। प्रश्न संख्या 35, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले कवि थे, तो वो कवि थे अमीर खुसरो, इसलिए विकल्प ए उत्तर आपका सही है। अमीर खुसरो जो हैं हिंदी काव्य में सर्वप्रथम काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले पहले कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 36, अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है। तो खालिक बारी जो रचना है ये शब्दकोश है, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों के बारे में विस्तार से उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 37, 13वीं शताब्दी में किस नाथ संप्रदाय के गुरु ने काव्य रचना आरंभ की थी? तो 13वीं शताब्दी में जो नाथ संप्रदाय के गुरु हैं वो गुरु गोरखनाथ ऐसे हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी में रचना आरंभ की थी। फिर 39 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जिसमें पूछा गया है कि हठ योग की साधना पद्धति तीव्र वैराग्य, वर्ण जाति के बंधन से ऊपर उठने का आग्रह आदि तीनों तत्व किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? यानी साधना पद्धति में तीव्र वैराग्य भाव, वर्ण जाति के बंधन, इससे ऊपर उठने का आग्रह किस साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं? तो ये नाथ कवियों की साधना प्रवृत्ति के सूचक हैं। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आप जानते हैं परमाल रासो जगनिक की आदिकाल की रचना है, योगसार जोइंदु की आदिकाल की रचना है, विद्यापत पदावली विद्यापत की आदिकाल की रचना है, लेकिन रामचरितमानस ये आदिकाल की रचना न होकर के भक्तिकाल की रचना है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की 12 प्रामाणिक कृतियाँ मानी गई हैं, जिनमें रामलला नहचु, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली आदि आदि हैं। प्रश्न संख्या 41, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई हिंदी में प्रथम महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं। प्रश्न संख्या 42, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का संघर्ष किससे दिखाया गया है? तो पृथ्वीराज रासो में जो संघर्ष दिखाया है वो मोहम्मद गौरी से दिखाया गया है। रासो साहित्य का अर्थ है, रासो साहित्य उसे कहते हैं जो वीर रस से युक्त रचनाएं हैं, वो रासो साहित्य के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 44, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? श्रृंगार पाया जाता है,
भक्ति भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं पाई जाती है, प्रकृति वर्णन भी देखने को मिलता है, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना जो है वो आदिकाल के साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। प्रश्न संख्या 45, आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? यानी जो कबीर के साहित्य में प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको इन्होंने आदिकाल से लिया है, वो सिद्ध और नाथ कवियों से प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या 46, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? तो जैन धर्म संबंधी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में रची गई हैं। प्रश्न संख्या 47, बौद्ध धर्म से संबंधी अधिकांश रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? तो बौद्ध धर्म की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो पाली भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त भी अन्य जितनी भी रचनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं वो सभी की सभी पाली भाषा में, जो तत्कालीन भाषा थी, उसी में वो रची गई हैं। प्रश्न संख्या 48, कैमास वध किस आदिकालीन रचना का अंश है? तो कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक समय है, चूँकि इसको समयों में विभाजित किया गया है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में कांड हैं, उसी प्रकार से पृथ्वीराज रासो में समय विभाजन देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 49, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम कवि चंद्रवरदाई को माना है और इन्हीं की रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है। प्रश्न संख्या 50, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था मत्स्येंद्र नाथ। प्रश्न संख्या 51, बुद्धिरास के रचयिता कौन हैं? तो बुद्धिरास के रचयिता शालिभद्र सूर्य को माना जाता है। प्रश्न संख्या 52, महापुराण के रचयिता कौन हैं? तो महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। प्रश्न संख्या 53, मुकरियाँ और गजल के आदिकालीन रचयिता थे। तो इसके रचनाकार अमीर खुसरो माने जाते हैं। दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती हैं और इन्होंने 100 से ऊपर रचनाएं आदिकाल में उस समय की हैं। प्रश्न संख्या 54, अभिनय जयदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? अभिनय जयदेव एक आदिकाल के कवि हैं जिनको उपाधि दी गई, जिनका नाम होता है विद्यापति। प्रश्न संख्या 55, जयमैंग जस चंद्रिका के रचनाकार थे मधुकर कवि। प्रश्न संख्या 56, अब्दुल हसन किस लोक कवि का नाम था? तो अब्दुल हसन अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। सरहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सरहपाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है, जो दोहा शैली में लिखी गई है। प्रश्न संख्या 58, संस्कृत के वाल्मीकि से अपभ्रंश के किस कवि की तुलना की जाती है? यानी जो स्थान संस्कृत भाषा के अंतर्गत वाल्मीकि जी को दिया गया है, वही स्थान हिंदी में किसका होता है? तो वो स्थान है स्वयंभू का। प्रश्न संख्या 59, आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आदिकाल में जो युद्ध वर्णन मिलता है, जो कि प्रमुखता से रासो ग्रंथों में देखने को मिलता है, उसमें डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 60, संस्कृत के भवभूति की अपभ्रंश के किस कवि से तुलना की गई है? यानी संस्कृत भाषा में जो स्थान भवभूति को प्राप्त है, वही स्थान हिंदी में किसको दिया जाता है? तो वो स्थान जो है हिंदी के अंतर्गत पुष्पदंत को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 59, आदिकालीन। प्रश्न संख्या 61, पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य कथन कौन सा है? नंबर 1, पृथ्वीराज का अतिशय वर्णन किया गया है, प्रकृति का मनोहारी चित्रण,
देखने को मिलता है। नारी नक्षिक वर्णन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। नक्षिक का मतलब होता है जहाँ पर नारी के पैरों के नखों से लगाकर उसके सिर की चोटी तक का, शिखा तक का वर्णन होता है, उसे नक्षिक वर्णन कहते हैं। ये सारी विशेषताएं पृथ्वीराज रासों में मिलती हैं, लेकिन खड़ी बोली का प्रयोग पृथ्वीराज रासों के विषय में असंगत है, जो कि नहीं प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 62, पृथ्वीराज रासों में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 63, अमीर खुसरो की पहेलियों में किस भाव की प्रधानता है? तो अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं उनमें व्यंग और विनोद का पुट देखने को मिलता है प्रमुखता से। उनको पढ़ने से आपका मन प्रसन्न होगा, आपको मन को आह्लाद प्राप्त होगा। प्रश्न संख्या 64, आदिकालीन साहित्य में किन दो संस्कृतियों के संक्रमण, ह्रास तथा विकास की गाथा है? तो आदिकाल में भारत, इस्लाम, इन दो संस्कृतियों की गाथा आपको प्राप्त होगी, जिनमें इस्लाम संस्कृति और हिंदू संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया गया है। फिर प्रश्न संख्या 65 आपके समक्ष है। ईसा की 7वीं शताब्दी में किस धर्म का पतन शुरू हो जाता है? यानी ईसा की जो 7वीं शताब्दी है उस पे किस धर्म का पतन देखने को मिलता है? पतन का मतलब है जिस धर्म का धीरे धीरे अंत होना शुरू हो जाता है, तो वो है बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 66, ईसा की 7वीं शताब्दी में किन दो धर्मों में प्रतिस्पर्धा के कारण टकराव हुआ है? तो वो टकराव जैन और शैव धर्म में हो जाता है। आदिकाल के किस वंश के साम्राज्य की समाप्ति पर शुरू हुआ? तो आदिकाल वर्धन साम्राज्य की समाप्ति पर शुरू होता है। ईसा की 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक किस राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ? तो इसमें इस्लामी शक्ति पूरी तरीके से भारत में उदय हो जाती है। आदिकालीन चरित्र काव्यों में किन छंदों का प्रयोग अधिक किया गया है? तो चरित्र काव्य लिखने में दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग अधिकता से किया गया है। प्रश्न संख्या 70, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया तू बैठी ढोल बजाए। उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। स्वयंभू रचित पवनचर्यू में किसकी गाथा है? तो पवनचर्यू में राम के, सीता के चरित्र के बारे में बताया गया है। स्वयंभू रचित रिठणेम चर्यू में किस ईश्वर का वर्णन किया गया है? तो रिठणेम चर्यू में कृष्ण का वर्णन किया गया है। कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का काव्य है? तो ढोला मारूरा दूहा यह विरह काव्य है। पश्चिमी साहित्यकार F.E.K. ने आदिकाल वीरगाथा काल को नाम क्या दिया था? इन्होंने प्राचीन चारण युग, चारण काल इसको कहा था। प्रश्न संख्या 76, स्वबंधु नामक कवि को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? जिसके बारे में कोई प्रामाणिक और ऑथेंटिक जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है, प्राप्त होते ही आपके समक्ष रखी जाएगी। प्रश्न संख्या 77, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो शैली इसकी प्रबंध शैली भी है, मुक्तक शैली भी है। ये दोनों शैलियाँ देखने को मिलती हैं। मुक्तक छंद के आदिकालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अमीर खुसरो ने भी लिखा है, हेमचंद्र, इन दोनों में जो है देखने को मिलता है। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? इसके रचनाकार हेमचंद्र जी हैं। आसग कवि द्वारा रचित रचना कौन सी है? चंदन बाला रास, जीव दया रास, ये दोनों रचनाएं आसग कवि के द्वारा लिखी गई हैं। आदिकालीन गद्य रचना है राउल वेल, यह चंपू काव्य है। चंपू काव्य उसे कहते हैं
जो रचना गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, उक्त व्यक्ति प्रकरण वर्ण रत्नाकर, ये सभी रचनाएं आदिकालीन गद्य रचना के अंतर्गत आती हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषता है, सिद्ध कवि शास्त्रीय और चिंतन पक्ष पर विश्वास कम रखते थे। गुरु का महत्व, जाति पात एवं बाह्य आडंबरों के विरोधी, ये सभी विशेषताएं सिद्ध साहित्य की हैं। आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? तो अपभ्रंश में नाम इनका अद्दहमाण है। अपभ्रंश का मतलब होता टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ। प्रश्न संख्या 84, आदिकालीन गीत परंपरा के कवि हैं, यानी आदिकाल में जो गीत लिखने वाले माने जाते हैं वो विद्यापति हैं। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये दोनों ही बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं विद्यापति की हैं। राजस्थानी भाषा जिस पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव है वो क्या कहलाती थी? उसको डिंगल भाषा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले लोग कौन हैं? कवि राजा मुरारी दान हैं, श्यामल दास हैं, और ये सभी जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं, यानी इसके ऊपर संदेह व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 88, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ के आधार पर कौन साहित्य का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं? तो साहित्य का जो धर्म परीक्षा के आधार पर सबसे प्राचीन कवि मानते हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे कवि हैं चतुर्मुख। प्रश्न संख्या 89, बौद्ध साहित्य की प्रतीकात्मक भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो उस प्रतीकात्मक भाषा को संध्या भाषा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 90, लोक साहित्य के भाग कौन कौन से हैं? नहीं, लोक साहित्य के भाग कौन कौन से हैं? लोक साहित्य में आपका सैद्धांतिक साहित्य भी आता है, श्रृंगार रस का साहित्य भी आता है, वीर रस का साहित्य आता है। नहीं, लोक साहित्य के भाग के अंतर्गत श्रृंगार रस, वीर रस का साहित्य पाया जाता है। प्रश्न संख्या 91, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के संयोग से बनी भाषा, अपभ्रंश भाषा का नाम उसका है, वो है पिंगल भाषा, जिसमें ब्रज और अपभ्रंश का प्रयोग किया जाता है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ये आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? तो इसके कवि हैं अमीर खुसरो। विद्यापति के प्रिय आश्रयदाता कौन हैं? विद्यापति के प्रिय आश्रयदाता शिव सिंह हैं। विद्यापति को मैथिल कवि किसने घोषित किया था? तो विद्यापति को मैथिल कवि घोषित करने वाले इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार चटर्जी, ये दोनों लोग माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 95, किसने विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि माना है? तो विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसे इतिहासकार हैं जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। प्रश्न संख्या 96, मेरे इस कुकवित्त को बुद्ध जन सुनेंगे नहीं और ना अबुद्ध जन अपनी अबुद्धता के कारण इसमें प्रवेश करेंगे, ये पंक्ति किस कवि ने, किस रचनाकार के लिए कही है? तो ये पंक्ति अब्दुल रहमान ने संदेश रासक रचना के लिए कही है। संदेश रासक की प्रेम कथा पर आधारित भक्तिकालीन रचना है पद्मावत। रासो नए नए रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। उक्त पंक्ति किस आलोचक की है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न संख्या 99, अमीर खुसरो के समकालीन एवं प्रेम आख्यानक परंपरा के कवि कौन हैं? तो वो कवि माने जाते हैं मुल्ला दाऊद। इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न संख्या 100, मुल्ला दाऊद की प्रेम आख्यानक परंपरा की प्रथम मानी जाने वाली रचना है, वो है चंदायन या चंदावत, जो कि सूफी प्रेम आख्यानक परंपरा की बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, जो सन 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। साथियों, यदि आपको ये कक्षा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब कर अपने साथियों में शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें, ताकि नई ऊर्जा और नए सुधार के साथ अगली कक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा सके। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।